हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रूल को फॉलो करते हैं जिसे हम BODMAS कहते हैं। यहाँ पर B ब्रैकेट O ऑफ D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन एंड सब S सब्ट्रैक्शंस के लिए होता है। कई बार क्वेश्चंस में रेखा कोष्ठक यानी बार लगा होता है, उसे हम सबसे प्रायोरिटी में सॉल्व करते हैं और वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, अगर बार लगा हुआ है किसी भी इक्वेशन में तो वहाँ पर साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं और इस तरीके के फॉर्मूले थे जिन्हें हम याद करेंगे और याद करके रखना है और ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं और जो हमारा लास्ट टर्म है 2 - 1/2, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ गया 3/2। क्वेश्चन को इसी तरीके हमने लिखा और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फिर आ गया 1/2 + 1/2 2/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको नीचे से सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/2 + 1/8/3। 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। अभी हमारा लास्ट स्टेप में है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 1/16 + 3/8 = 8/19। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा हम नीचे से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है यदि a/b = 5/4 हो तो a² + b² - b² का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने देखना है कि यहाँ पर हमें a/b दिया गया है जो कि हमें गिवन है और a² + b² की वैल्यू में निकालनी है। तो हमें इसको भी a/b के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सब अंश और हर में से हम b² कॉमन ले लें या फिर अंश और हर में b² से हम भाग कर दें तो हमारा उसी फॉर्मेट में बन जाएगा। a/b के फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। तो हमने अंश से b² कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया a² / b² + 1 अपॉन हर में से b² कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया a² / b² - 1। b² कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची वो a/b का होल स्क्वायर + 1 अपॉन a² / b² - 1। तो a/b की वैल्यू हमारे पास 5/4 दी हुई है तो हमने उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिख लिया और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 5/4 का होल स्क्वायर + 1 अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर - 1। तो हमारे पास अंश में जो आएगा 25 + 16/16 एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी हर में आएगा वो आएगा 25 - 16/16। तो ये आ गया, एक मिनट, एक्चुअली पेन स्टक कर रहा है इसलिए लिखने में थोड़ा इशू आ रहा है। तो यहाँ पर 16 हमारा कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25 + 16/25 - 16 = 41/9। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 41/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हमने जो हमें वैल्यू दी गई थी हमने उसी से नेक्स्ट वैल्यू को बनाया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2^16 3^48 + 4^36 + 5^24। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस नहीं होगा, कॉमा होगा। ये सारे टर्म्स अलग हैं आपस में, तभी हम इनसे बता पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। वो बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो हम उनको सबसे पहले पता लगाने के लिए हमें सबकी पावर सेम करनी पड़ेगी या फिर हमें बेस सेम करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बेस तो सेम नहीं कर पाएंगे तो हम इनमें देखते हैं कि जो सारी पावर्स दी है ना ये 12 के मल्टीपल्स में दी हुई हैं तो हम सबकी पावर सेम कर ले रहे हैं। तो हमने 2^60 को 5 × 12 किया। इस तरीके हमने 3 की पावर को 3 की पावर 12 × 4 12 × 4, 4 की पावर को 12 × 3 यानी 3 × 12 और 5 की पावर को 2 × 12। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी टर्म्स में जो 12 है वो सभी में कॉमन है। तो बाकी जो 12 को छोड़ करके जो भी पावर है उसको हम अंदर ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर उनका हम पावर को सॉल्व कर लेंगे। बाहर केवल हम 12 रहने देंगे पावर, ताकि पावर सेम रह सके। इस तरीके हमारे पास आ गया 2 की पावर 12 2 की पावर 5 की पावर 12 3 की पावर 4 की पावर 12 4 की पावर 4 क्यूब की पावर 12 5² की पावर 12। सबकी पावर यहाँ पर सेम हो गई है तो अंदर जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 5 = 32 32 3 की पावर 4 81 4 की पावर 3 यानी 4 क्यूब जो हमारे पास 64 हो गया और 5² हमारे पास 25। अब हमारी पावर तो सारी सेम हो गई हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बेस को कंपेयर करेंगे और हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारा बेस पर डिपेंड करेगा। सो आवर रिजल्ट डिपेंड अपॉन द बेस। सो यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा बेस है वो 81 है। सो 81 है तो 81 की पावर 12 यानी 3 की पावर 48 हमारा
आंसर हो जाएगा और यह हमारी सबसे बिगेस्ट वैल्यू भी है इस टर्म क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम बार यानी रेखा कोष्ठक की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो हमारे पास दिया हुआ है, जो यहाँ पर बॉडमास का रूल भी लगेगा। तो यहाँ बॉडमास में क्या होता है, बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन यानी भाग, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना, और रेखा कोष्ठक यहाँ पर लगेगा। और हम इन ऐसे क्वेश्चंस को हम पीछे से सॉल्व करते हैं, यानी हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। सो रेखा कोष्ठक यहाँ पर जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर साइन इंटरचेंज होते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, राइट हैंड सॉल्व करेंगे और बार को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ एक्स माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर वाई प्लस जेड हो जाएगा, बार लगने से यहाँ पर वैल्यू हमारे जो माइनस है चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस ब्रैकेट में जेड माइनस, हम यहाँ पर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस जेड है और प्लस जेड है, जो हमारे मझले कोष्ठक में लिखा हुआ है। तो करली ब्रैकेट में वहाँ पर माइनस जेड और प्लस जेड है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा एक्स माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्स माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस 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 प्लस हो जाएंगे एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वाई और प्लस वाई है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली एक्स माइनस एक्स बच जाएगा, जो भी कैंसिल हो करके हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 हो गया। इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 6/7, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ कॉमन हमें ये दिख रही है कि सभी में 999 दिया हुआ है, सभी में 999 दिया है, सबके हर समान है, अंश में 1 2 3 5 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो उसको हम तोड़ करके लिखेंगे। तो जैसे मिश्रित भिन्न हमारी दी होती है तो उसको हमने इस तरीके से तोड़ करके लिख लिया। तो हम इस तरीके से 999 को भी हम इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे इनके पदों को। तो हम अब इनको तोड़ करके लिखते हैं। तो पहले पद को हमने तोड़ कर लिखा 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7, इस तरीके से तीसरे पद को 999 प्लस 3/7, चौथे पद को 999 5/7 प्लस 5/7, और छठे पद और पाँचवा पद को हमने लिखा 999 से 6/7, ये हमारे 5 पद हो गए। अब यहाँ पर 999 हमारा 5 बार है, वो 1 2 3 4 5 बार है इसमें। तो हम सिंपली 999 को 5 बार जोड़ने से अच्छा कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 999 इंटू 5 प्लस हमारे पास जो अब टर्म कौन से पद बच गए हमारे पास, 1/7 2/7 3/7 5/7 और 6/7, ये हमारे पास ये टर्म्स हमारे पास बच गए हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 999 गुणे 5 प्लस ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6/7। तो हमारे पास ये आ जाएगी 1/10,000 माइनस 1 गुणे 5 प्लस 17/7। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4995 प्लस 17/7। 4995 प्लस 17/7, जिसको हमने लिख लिया 2 सही 3/7। तो फाइनल आंसर हो गया 4997 प्लस 3/7। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4997 का मल्टीप्लाई प्लस 3/7 इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 34,982, 34,982/7, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ इसमें दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 डॉट 1/n/n+1। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो टर्म है हमारा जो nth टर्म है यानी tn टर्म है जो हमारा n1/n+1, ये 2 टर्म का प्रोडक्ट है, मतलब 2 पदों का गुणनफल है। तो इसको हमने माना tn इज इक्वल टू 1/n इंटू n+1। तो अब ये 2 पदों का गुणनफल है तो हमने वो दोनों पद को अलग करने की कोशिश करते हैं, इसको अलग करते हैं। तो इसको हम जब अलग करेंगे तो हम
हमको इन्हीं दोनों पद को अलग करना है, तो जो ऊपर 1 आ रहा है वो इन्हीं दोनों पद के घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए। तो ऊपर हमने लिखा n+1 माइनस n अपॉन n इंटू n+1। अगर हम ऊपर वाले को जो अंश में लिखा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमने पद को अलग कर लिया, तो हमारे पास जो फाइनल सेपरेट टर्म्स बने वो आ गए 1/n माइनस 1/n+1, ये हमारा बन गया। इसी तरीके से हम सारे पदों को तोड़ करके लिखेंगे। तो हमने पहले पद को तोड़ कर लिखा 1 माइनस 1/2, दूसरे पद को 1/2 माइनस 1/3, तीसरे पद को 1/3 माइनस 1/4, चौथे पद को 1/4 माइनस 1/5। इस तरीके से हमने सारे पदों को लिखेंगे। लास्ट पद हो गया हमारे पास 1/n माइनस 1/n+1, ये हमारे पास लास्ट टर्म हो गया। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म हमारे प्लस में है, वही टर्म हमारे माइनस में है, लगातार कट तो हमको काट देंगे। तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर बचेंगे। हमारे पास बचा 1 माइनस 1/n+1, यहाँ पास टर्म पद हमारे पास बचेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास n+1 माइनस 1/n+1, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो n/n+1 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनको प्रोजेक्ट में उनको हमेशा पदों में तोड़ करके करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2 हो तो 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमें स्क्वायर से क्यूब तक का सफ़र तय करना है। तो हमारे पास हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो करके हम वहाँ तक जाएंगे। सो हमने इसको 4b² को हमने इस स्क्वायर के टर्म्स में लिख लिया, और अब हम इस 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b² प्लस 1/b² प्लस 4 आएगा, क्योंकि b से b कट जाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 2b प्लस 1/b की वैल्यू हमें निकालनी है, और 4b प्लस वैल्यू हमारे पास 4b² प्लस 1/b² वैल्यू 2 दे रखी है और प्लस 4। तो हमारे पास 2b प्लस 1/b की वैल्यू जो आएगी वो √6 आ गई हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है 8b³ प्लस 1/b³। एक्चुअल में ये हमारे पास लिखा हुआ है 2b का होल क्यूब प्लस 1/b का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि हमने वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसा हमने ये निकाला है 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू √6। ये कुछ इससे मिलता जुलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2b प्लस 1/b का होल क्यूब निकालेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b ब्रैकेट में 2a प्लस 1/b, ये हमारे पास हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, और 2b प्लस 1/b की वैल्यू हमारे पास √6 दे रखी, तो हमने उसको क्यूब कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमने से क्वेश्चन मार्क लिख लिया, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। 2b प्लस 1/b वैल्यू √6। तो अब हम टर्म्स को आपस में इधर उधर इंटरचेंज कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए। तो हमारे पास हो गया 8b³ प्लस 1/b³ इज इक्वल टू √6 की पावर 3 माइनस √6 की पावर 3, क्योंकि अब 1/2 और 1 जोड़ करके 3/2 हो जाएगा एक्चुअल में। तो और जो 1/2 होता है वो अंडर रूट होता है, तो दो टर्म्स आपस में घट जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 0, यानी 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हमारी 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्लास 4th और 5th की चीज़ यूज होने वाली है, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, वो हमें याद रखनी है। क्या है वो चीज़, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। तो भाज्य जो होता है एक संख्या होती है जो हमें दी जाती है, जिस पर हम भाग की क्रिया को करते हैं। जैसे 5 में 25 भाग देना है, तो हमारे पास जो संख्या 25 हो जाती है और भाजक हमारा 5 हो जाता है। तो भाज्य को हमने संख्या मान लिया, संख्या बराबर भाजक, यहाँ भाजक हमारा जो है 357 है, 357 हमारा भाजक है। भागफल हमने x मान लिया और शेषफल यानी रिमाइंडर हमारा 39 है। सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। दूसरी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर संख्या जो वही संख्या है उसको अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमने संख्या तो हमारी वही क्वेश्चन नंबर 1 वाली है संख्या, अगर हम 17 से भाग देते हैं तो भागफल कुछ आएगा, इसको घटाने पर रिमाइंडर भी कुछ बचेगा, तो हमें वो रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि जो 357 है वो 17 का मल्टीपल है, यानी 17 का हम 357 में 21 टाइम्स भाग दे सकते हैं, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 357 को 17 के फैक्टर्स में, 17 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे ताकि हम 17 को कॉमन ले सकें। तो 17 इंटू 21 इंटू एक्स प्लस 39। अब यहाँ पर हम 39 को तोड़ेंगे यहाँ पर 17 के टर्म्स में, ताकि हम ये जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है इसको अब हम पहले 357 के लिए थी ये इक्वेशन, अब हम ये 17 के लिए इसको इसमें कन्वर्ट कर सकें। तो अब हम 17 के टर्म्स को ब्रेक करते हैं। 17 इंटू 21 इंटू एक्स प्लस 17 इंटू 2 प्लस 5, ये हमने ब्रेक कर लिया 39 को। अब हम 17 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 17 कॉमन लेने पर 21x प्लस 2 बचा हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर प्लस 5, ये हमारे पास बचा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, और हम इसको फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 के अलावा जो लिखा हुआ है 21x प्लस 2, ये हमारा भागफल हो गया है, और प्लस 5 जो हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो यहाँ पर हम 5 है, यानी अगर हम उस संख्या को अगर 17 से भाग दें तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें इस फंडामेंटल इक्वेशन को हमेशा याद रखना है, हमें बहुत जगह काम आती है। सो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। यहाँ पर ये बेसिक्स प्रॉपर्टी है, यही यूज़ हो रही है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुँच गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 116 को 4 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर, दूसरे भाग में 4 घटाने पर, तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर, चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो, यानी समान संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमने 4 भाग मान लिए, ए बी सी डी, माना 4 भाग ए बराबर ए बी सी डी हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है समान संख्या प्राप्त हो रही है, और तो हमारे जो बेसिक सी बात कही जा रही है क्वेश्चन में क्या है, वो 4 भाग है, मतलब 116 4 भाग, मतलब उनको जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 116। कह रहा है कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर ए प्लस 5 इज इक्वल टू बी माइनस 4 इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू डी बाई 2। ये हो गया हमारे पास, क्योंकि सारे समान हैं इसलिए हमने सबको बराबर कर दिया। और कह रहा है चौथा भाग कितना होगा, तो हमने 4th पार्ट जो है यानी चौथा भाग उसको हमने डी मान लिया, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सभी को हम डी के टर्म्स में निकालने हैं। तो ए प्लस 5 इज इक्वल टू डी बाई 2, तो ए इज इक्वल टू डी बाई 2 माइनस 5। इसी तरीके बी माइनस 4 इज इक्वल टू डी बाई 2, तो ये माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू डी बाई 2 इंटू 1/3, और डी की जगह हम डी रख देंगे। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी डी बाई 2 माइनस 5 प्लस डी बाई 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस डी बाई 2 इंटू 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू 116। ये हो गई। सो अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आ गया डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 हो जाएगा डी, और एक जो लास्ट ये डी है वो हमारे पास हो जाएगा डी। तो हमारे पास आ जाएगा डी 2d माइनस 1 प्लस डी बाई 6 इज इक्वल टू 116। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12d माइनस 6 प्लस डी इज इक्वल टू 696 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 116 में मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने सॉल्व करने पर 13d इज इक्वल टू 702 और d इज इक्वल टू 13 5 जा 65 एंड 13 4 52। तो हमारे पास यहाँ पर 54 हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अगर d इज इक्वल टू 54 यानी 54 आ गया तो अब हमारा चौथा भाग आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसीलिए हमने d को यहाँ पर चेंज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है एक किसान अपनी n गाय के झुंडों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को झुंड की चौथाई गाय, तीसरे पुत्र को झुंड की 5 गाय, ये बेटे 5 गाय मिली और चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। तो 4 पुत्र हैं, ABCD मान लिए हमने उन्हें और उनमें हम अब गाय को बांट देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली, कोई गाय आई नहीं है और गई नहीं, बस हमने उनको बांटा है वर्बली। तो A को n/2, B को n/4, C को n/5 और D को 7 गाय मिली। तो हमारे पास यहाँ पे गायों की संख्या जो है कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रही है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। कैसे? n/2 यानी सारी गाय तो बराबर है ना, सारी बस बांटी गई वर्बली, n/2 प्लस n/4 प्लस n/5
प्लस 7 इज इक्वल टू n, मतलब बांटी हुई गाय और बराबर पहले वाली गाय, मतलब गाय तो बराबर ही, बस बांटी गई है, उनमें हिस्से किए गए हैं। तो इनको सॉल्व करने पर हमारा एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4 ब्रैकेट n प्लस 140 इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 19n प्लस 140 इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू n। ये हो गया हमारे पास। अब हम इक्वेशंस के टर्म्स को आपस में चेंज कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास आ जाएगा 140 प्लस 19n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 140, मतलब किसान के पास 140 गाय थी जिसे उसने अपने पुत्रों में आधा, 1/4 और 1/5 और 7 करके उसने बांट दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए 1 रुपये मिलता है और चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। यदि उसने 100 बार निशाना लगाया हो तो उसे 130 रुपये मिलते हैं, तो उससे कितनी बार निशाना चूका। आप या तो जब इसमें एक चीज़ देखनी है कि अगर जब आप एम ले रहे हो या तो टारगेट पर लगेगा या तो नहीं लगेगा, 2 कंडीशंस होंगी। तो हमने माना कि उससे x बार जो है निशाना चूक गया, यानी x बार उससे हमारा निशाना चूक गया, तो लगने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 100 माइनस x बार लगेगा हमारा। तो माना व्यक्ति से x बार निशाना चूक गया या चूका, और लगा निशाना कितना होगा, मतलब टारगेट पर उसने एम कितनी बार किया, वो 100 माइनस x बार किया होगा, उससे लगा होगा। तो लगा निशाना बराबर 100 माइनस x। ओके, सो अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। लगाने पर 1 रुपये मिलेगा, यानी +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब निशाना चूक जाएगा तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100 माइनस x इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 100 माइनस x इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो 1 है +1 मतलब उसको 1 रुपये मिले हैं, और -1 मतलब उसे 1 रुपये चूक गया, इसलिए यहाँ पर -x है। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 30, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 30 एंड 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35। सो यहाँ पर जो उसका व्यक्ति द्वारा जो निशाना चूका है वो 35 बार निशाना चूका है, तो लगा निशाना कितना होगा, 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65, यानी अगर उसने सही निशाना लगाया तो 65 बार लगाया है। सॉरी, यहाँ पर 65 लिखे थे मैंने। सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में दिया हो गया है रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट का आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशन के बीच एक आरक्षित सीट का मूल्य 525 है तथा आधे आरक्षित प्रथम सीट का मूल्य 850 रुपये, तो आरक्षण प्रभार कितना है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़, अगर आप कोई टिकट बाय करते हैं ना तो उसमें 2 चीज़ हो रही हैं, आपको टिकट फेयर भी देना पड़ेगा प्लस आपको रिजर्वेशन चार्ज भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर वो चीज़ कह रहा है, यहाँ पर टिकट अगर आप बाइंग टिकट कर रहे हैं तो उसमें आर रिजर्वेशन टी टिकट आपको टिकट फेयर आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ कह रहा है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2 स्टेशन के बीच एक सीट है, मतलब अगर पहली इक्वेशन में कह रहा है कि आर प्लस टी इज इक्वल टू 5 to 5, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि सीट में तो 2 ही चीज़ इंक्लूड हो रही हैं, आर और रिजर्वेशन फेयर और टिकट फेयर हमारा इंक्लूड हो रहा है। तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी, तो स्टेशन के बीच एक आरक्षित सीट का मूल्य 525 रुपये, यानी आर प्लस टी इज इक्वल टू 525, और ये जो आगे दे रखा है 1 और आधे सीट यानी 1.5 सीट का यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पहले बता दिया गया कि उसका आरक्षण प्रभार पूरा पड़ेगा और किराया आधा होगा, उसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 5 to 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2, टी प्लस आर 1t मतलब 1t प्लस आर प्लस टी बाई 2 प्लस आर इज इक्वल टू 850। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। एक्चुअल में मेरा पेन स्टक कर रहा है इसलिए थोड़ा लिखने में इशू आ रहा है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई
और इक्वेशन नंबर 2 को हम फर्दर मॉडिफाई कर लेते हैं, फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इंटरनली ताकि हम आसानी सॉल्व करें। तो हमारे पास हो गया 3t/2 प्लस 2r इज इक्वल टू 850, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है आपस में। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 2r को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2t प्लस 2r इज इक्वल टू 1050, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डैश हो गई या 1 हो गई। तो इस तरीके में क्वेश्चन नंबर 2 3t/2 माइनस प्लस 2r इज इक्वल टू 850। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो 2r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा t/2 इज इक्वल टू 200 एंड t इज इक्वल टू 400, t इज इक्वल टू हमारे पास 400 आ जाएगा। तो हमारे पास यानी ट्रेन में जो टिकट हमने लिया उसमें जो टिकट फेयर था, यानी टिकट का जो किराया था वो 400 रुपये था। तो आरक्षण प्रभार कितना होगा पहले क्वेश्चन में रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो r इज इक्वल टू 525 माइनस 400 125 रुपये, 125 रुपीज़ जो हमारा होगा वो रिजर्वेशन प्रभार होगा। और यही हमारा आंसर, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। इस तरह में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है कुछ चिड़िया और शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया बच जाती है, और प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर डालियों पर हम एक चिड़िया बैठा दें तो एक चिड़िया रहती है जिसको कोई जगह नहीं मिलती है। अगर हम 2 करके बैठा दें तो एक डाली ऐसी बचती है जिस पर कोई चिड़िया बैठती नहीं है, ये कंडीशन कह रहा है। तो हमने यहाँ पर चिड़ियों की संख्या x मान ली और शाखाएं जो हमने हैं टहनियाँ उसे हमने y मान लिया। बर्ड की संख्या हमने x और शाखाएं हमने y मान लिया। अब हम इन्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिठाना शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि अगर x चिड़िया बैठेंगे तो हमें इसमें एक जो शाखा है खाली रह जाएगी, तो हमने एक्स्ट्रा जब बैठेगी तो एक चिड़िया बच जाएगी हमारी, है ना, कह रहा है। तो x इज इक्वल टू y 1y प्लस 1। इस तरीके हमारे पास सेकंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, यानी अगर y टहनी पर 2 बैठेंगी तो 2 चिड़िया एक टहनी बच जाएगी ना, तो उस पर 2 चिड़िया बैठ सकती थी। तो वो इसीलिए हमने उसको 2 माइनस, क्योंकि वो वहाँ पर बैठी नहीं, अब है ही नहीं चिड़िया तो बैठी नहीं, इसलिए हमने -2 कर दिया वहाँ पे। तो अब x की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारे x की जो वैल्यू है y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगी एंड x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो शाखाएँ हैं वो 3 आ गई और जो चिड़िया हैं वो 4। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे इसमें कहा जा रहा है। तो हमारे पास चिड़िया की जो संख्या 4 और जो शाखाएं हैं वो 3 हो गई। तो हम 3 शाखाएं बना लेते हैं। 3 शाखाएं हमने बना ली और इस पर हम एक एक करके चिड़िया अगर बिठाते हैं तो हमने देखा है कि लास्ट में एक चिड़िया बच जा रही है जिसको कोई टहनी नहीं मिल रही। जो लंबी वाली हैं वो टहनियाँ हैं, तो गोल वाली चिड़िया हैं। तो एक चिड़िया बच गई पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर 2 बिठा दें, तो हमने 3 टहनियाँ बनाई और उसमें 2 बिठा दी, तो एक टहनी बच जा रही जिस पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठ रही। इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने इसको डायग्राम से भी समझ के देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है ए तथा बी के पास कुछ रुपए हैं। ए बी को 50 रुपये देता है तो बी के पास ए के पास बचे पैसों से 2 गुने रुपये होंगे। यदि बी ए को 20 रुपये देता है तो बी के पास बचे रुपये से 3 गुने पैसे होंगे। तो ए के पास कितने रुपये हैं? तो क्वेश्चन हमने बना ली 2 ब्रैकेट में -50 इज इक्वल टू बी प्लस 50 एंड ए प्लस 20 इज इक्वल टू बी माइनस 20, ठीक है, इंटू 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना बच रहा है ना पैसा। यहाँ पर a माइनस 50 जो है देने के बाद a के पास बचे पैसे, और b माइनस 20 जो है b ने जब पैसे दे दिए को तो b के पास बचे पैसे। तो हमने अब क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू -80, 3b माइनस a इज इक्वल टू 80, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को भी इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 2a माइनस 100 इज इक्वल टू b प्लस 50, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 150। टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 150, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
तो हम क्या करें, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया 6b माइनस 2a इज इक्वल टू 160, 160 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को -2a प्लस 2a दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास आ गया -b प्लस 2a इज इक्वल टू 150। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 5b इज इक्वल टू 310। ये हो गया 5b इज इक्वल टू 310। तो b की वैल्यू जो हमारी आ गई 62 आ गई। b इज इक्वल टू हमारे पास 62 आ गया, 62 रुपये आ गए। तो हमारे पास पूछ रहा है a के पास कितने होंगे, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है 3b माइनस a इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो 3 इंटू 62 माइनस 80 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू 186 माइनस 80 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू 106, 106 रुपये जो हैं वो हैं। तो a के पास जो कुल रुपए हैं वो 106। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। और b के पास हमारे 62 रुपये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। अगर पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा हो तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ हो रही, पंक्तियाँ भी बनी हैं और प्रत्येक पंक्ति में छात्र भी हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम छात्रों की संख्या अलग, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या अलग और कुल पंक्तियों की संख्या अलग निकाल लेंगे। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कुल छात्रों की संख्या निकल आएगी। सो माना प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर y। तो अब इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, हमने कुछ पंक्तियाँ बना दी और उसमें गोल गोल हमने छात्रों को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर जो भी छात्र कम और ज़्यादा होंगे वो प्रत्येक पंक्ति से होंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक पंक्ति से एक को कम कर दिया और बाकी उन्हें रहने दिए। जो भी चेंजेस होंगे वो यूनिफॉर्मली होंगे, चाहे उसके लिए हमें नई लाइन बनानी पड़े या फिर तो हटानी पड़े। सो इस तरीके से इसमें हम करेंगे। जो भी चेंजेस में हो रहे हैं वो यूनिफॉर्मली होंगे। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर y। तो कुल छात्रों की संख्या बराबर टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू xy। पहली क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो जाए प्रत्येक पंक्ति। तो हमारे पास कह रहा है x प्लस 1 इंटू, तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या यानी x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब कुल छात्रों की संख्या बराबर ही होगी, इज इक्वल टू एक्स वाई। इन दोनों एक्स वाई और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स वाई के टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो एक्स माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बचेगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा हो तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। यानी जो पंक्तियों की संख्या यानी x है तो वो x प्लस 3 हो जा रहा है और y जो है y माइनस 1 हो जा रहा है। तो y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। छात्र तो नहीं रहेंगे, बस इस लाइन से हटा करके एक उनकी नई लाइन बनाई जा रही है या फिर उनसे नई लाइन हटाकर उन पीछे लाइन में जोड़ा जा रहा है उन्हें। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो yx प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे
तो हमारे पास बचेगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है और वहाँ पर प्लस एक्स है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। मतलब प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 5, तो अब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो 12, मतलब पंक्तियों की संख्या 12 और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 5, तो टोटल छात्रों की संख्या हमारे पास 60, टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 5। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है एक बाग में पेड़ की 10 पंक्तियां हैं और 12 कतारें हैं। यदि दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है और बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला छोड़ा गया, तो बाग की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो बाग है वो कुछ पंक्तियाँ हैं और कतारें हैं, तो कुछ तरीके ये आयताकार के रूप में है। ठीक है, और आप या तो लेफ़्ट टू राइट देखें या टॉप टू बॉटम देखेंगे इस खेत को, तो आपको एक सारे पेड़ एक सीध में मिलेंगे और प्रत्येक पेड़ के बीच में, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट देखें चाहे राइट टू लेफ़्ट देखें, सभी आपको एक सीध दिखेंगे और उनके बीच में 2 मीटर का गैप होगा। और खेत उन पेड़ों के अलावा चारों तरफ जो बाहर के पेड़ हैं, उनके जो बाहर के पेड़ लगे हुए चारों तरफ, उनके चारों ओर 1 मीटर का गैप छोड़ा गया है। तो हमने यहाँ 10 पंक्तियाँ बना ली और इस तरह से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में हमने 12 कतारें बना ली। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे पेड़ एक सीध में होंगे, पहली कतार के सारे पेड़ एक सीध में होंगे, दूसरी कतार के भी इस तरीके से साधे, और सारी पंक्तियों में जो पेड़ लगे वो सारे एक सीध में होंगे। मतलब ये एक आप किसी बैंड में देखेंगे तो शायद आपको एक ही पेड़ दिखेगा क्योंकि सारी एक सीधी रेखा में होंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये जो 12 कतारें बनी हैं, ये जो पेड़ बने हैं इस तरीके से, तो किन्हीं भी 12 कतारें जो बनी हैं उनके बीच में टोटल 11 गैप होंगे, 11 गैप होंगे, और वो 11 गैप जो होंगे वो 2-2 मीटर के होंगे। बाकी खेत के चारों तरफ हमें 1-1 मीटर का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो दो सक्सेसिव पेड़ हैं, मतलब 2 लगातार जो पेड़ हैं उनके बीच में जो गैप है वो 2 मीटर का दिया हुआ है, और जो कॉर्नर पे है वहाँ पर हमारे पास 1 मीटर का दिया हुआ है। चारों तरफ खेत के हमारे पास 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। तो चारों तरफ यहाँ पर भी 1 मीटर हो गया, यहाँ पर भी 1 मीटर और ऊपर भी 1 मीटर हो गया। इस तरीके से हमारे पास 1 मीटर का खेत के चारों तरफ फासला छोड़ा गया है। लेकिन ये खेत का ही हिस्सा है, ये जो 1 मीटर है वो खेत का ही, उस बाग का ही हिस्सा है जो 1 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम अब बाकी लंबाई निकालते हैं। तो बाग की लंबाई 1 मीटर तो पहले ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी हर खेत में चारों तरफ, बाग के चारों तरफ छोड़ा गया है। तो क्योंकि लंबाई नापनी है तो लंबाई में 1-1 मीटर इधर भी छोड़ा गया उधर भी छोड़ा गया, तो 1 + 1, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 + 1। और 12 कतारें हैं तो 12 कतारों के बीच में 11 गैप हैं, 11 गैप होंगे ना, एक पेड़ के बीच 2 मीटर, इस तरीके से टोटल 12 गैप बनेंगे। तो वो जो है 11 × 2 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 22 हो जाएगा। 22 + 2 22 + 1 + 1, तो हमारे पास टोटल 24। तो इस जो खेत की लेंथ है वो 24 हो जाएगी। सो L इज इक्वल टू 1 + 1 11 × 2 इज इक्वल टू 24, 2 + 22 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इस खेत की जो लंबाई है यानी बाग की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। यहाँ पर बस इस खेत को यही समझना जरूरी है कि इसकी जो चारों तरफ 1-1 मीटर छोड़ा गया है और जो 2 पेड़ हैं उनके बीच में 2 मीटर का गैप है। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आप बगैर पेन और पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरने के बाद 3/4 भाग तक उछलती है। यदि यह गेंद 32 मीटर ऊंचाई से गिराई जाए तो अपने तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तक जाएगी। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी गेंद अगर h हाइट से गिराई जाए तो वो जब रिबाउंड होगी या रिबाउंस होगी तो वो 3/4 h तक जाएगी, 3/4 हिस्से तक, यानी 75% तक वो उछलती है गेंद। तो हमने माना h हाइट से इस गेंद को हमने गिराते हैं, तो ये गेंद गिरी नीचे, ज़मीन पर टच हुई। अब टच होने के बाद ये फिर से 3/4 यानी 3/4
हाइट तक ये फिर से जाएगी, यानी 3/4 हाइट 3/4 h तक ये फिर से ट्रैवल करेगी। हर बार यही गेंद जितनी ऊंचाई तक ट्रैवल करेगी, हर बार उसका 3/4 जाएगी और फाइनली धीरे धीरे करके ये जमीन पर रुक जाएगी। तो अब हम इसी बिहार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 32 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, यानी h = 32 मीटर दिया हुआ है। तो गिरने के बाद ये जो रिबाउंड करेगी वो 32 × 3/4 यानी 4 8 32 यानी 24 मीटर तक उछलेगी। यानी फर्स्ट रिबाउंड में ये 24 मीटर तक ये बॉल जंप करेगी जमीन से टच करने के बाद। ये हमारा फर्स्ट रिबाउंड हो गया। तो अब ये इसके लिए अब ये जो 24 मीटर है इसके लिए हाइट बन गई, नई हाइट। अब ये फिर से जमीन जब इतनी हाइट से गिरेगी तो फिर से 3/4 हाइट को रिबाउंड करेगी। तो ये हो गया हमारे पास 18 मीटर। मतलब ये सेकेंड जो हमारा बॉल का रिबाउंड होगा वो 18 मीटर का होगा। अब 18 मीटर से फिर जब बॉल नीचे गिरेगी फिर ये 3/4 तक जाएगी। तो 2 9 जा 8 2 2 जा 4। तो हमारा ये जो होगा 27/2 यानी 27/2 मीटर तक ये बॉल हमारी फिर से रिबाउंड करेगी। अगर हम 18 मीटर से इसको छोड़ते हैं तो ये फिर 27/2 मीटर तक ये फिर रिबाउंड करेगी। यानी गेंद अपने तीसरे उछाल में 27/2 मीटर तक जाएगी। यानी थर्ड जंप में बॉल हमारी 27/2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर हम इसको 32 मीटर ऊंचाई से गिराते हैं तो। इसके अलावा आप चौथे जंप में, पाँचवें जंप में भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इसमें दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना होगा? तो जो क्रमागत संख्या क्या होती है? जो संख्या लगातार हों, क्रम से गति करें, क्रम से हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हो गया। या फिर 61 62 63 64 हो गया। कोई भी नंबर कहीं से भी शुरू कर लीजिए पर वो लगातार हो, 1 के डिफरेंस में हो, कंटिन्यूअस हो, वो क्रमागत होते हैं। तो स्टार्टिंग हमने 5 क्रमागत संख्याएं मान ली, x +1 x +2 x +3 एंड x +4। ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएं हो गई और इनका योग दिया हुआ है। तो x + x + x +1 + x +2 + x +3 = 270, x +4 = 270, 270 दिया हुआ है हमारा। तो अब हम यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x + 10 = 270, 270। तो 5x = 260, 260। तो x = 52। तो हमारे यहाँ पर जो x है यानी जो पहली संख्या है वो 52 है, दूसरी 53, तीसरी 54, ये 55 और 56 हो गया, लास्ट संख्या 56। तो हमारे पास जो दूसरी और पांचवी संख्या का योग पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है? x +1। पांचवी है हमारे पास x +4। तो x +1 + x +4 = पूछ रहा है तो हमारे पास हो गया 2x + 5। x की वैल्यू 52 है तो 104 हो गया +5। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई वो 109। इस तरीके 109 आंसर हो गया। दूसरी और पांचवी संख्या का योग 109 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 × 3 × 9 + 2 × 6 18 + 3 × 9 × 27। इस तरीके से नीचे 1 × 5 × 25 + 2 × 10 × 50 + 3 × 5 × 15 × 75 की होल पावर 1/3 दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसमें जो पहला टर्म है 1 × 3 × 9, इसमें देखिए 3 टर्म है 1 × 3 × 9। जो 9 है एक्चुअल में वो 3 का स्क्वायर है। ये यहाँ पर ये 9 है, 1 × 3 × 9 प्लस 2 × 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 6 को 2 × 3 ले लिए और 18 को 2 × 3 × 3, 2 3 का 6, 3 का 18 प्लस 3 × 9 × 27 डॉट 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 डॉट। जो नेक्स्ट टर्म है हमने उनको छोड़ दिया ऐसे ही। और अपॉन में भी जो हमारे पास है 1 × 5 × 25 यानी 5 स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 5 × 2 × 5 स्क्वायर या 25। सो हमने 50 को ब्रेक करके ले लिया प्लस डॉट 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 सारे अदर टर्म्स की होल पावर 1/3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरा टर्म है उसमें भी 3 × 3 स्क्वायर आ रहा है यानी 3 क्यूब आ रहा है। पहले
पहले टर्म में भी 3 क्यूब मिल रहा है हमें, 1 इंटू 3 इंटू 9 में भी हमें 3 क्यूब मिल रहा है, दूसरे टर्म में भी हमें 3 क्यूब मिल रहा है, इस तरीके हमें तीसरे टर्म में भी 3 क्यूब मिल रहा है, और अपॉन डिनोमिनेटर जो हमारा हर है उसमें भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। सो अब यहाँ पर हम 3 क्यूब वाले टर्म्स को बना लेते हैं आपस में। हमने लिखा 1 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अपॉन 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अदर टर्म्स। सो अब हम इनमें से क्या करेंगे, जो 3 और 5, एक्चुअली मेरा पेन स्टक कर रहा है, शो क्यों नहीं कर रहा है, जो तो हमने ऊपर हमारे पास 3 क्यूब मिल रहा है और नीचे जो हमें हर में मिल रहा है, हर में भी हमें 5 क्यूब के टर्म्स मिल रहे हैं। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को जो है आंसर हर में से बाहर निकाल लेंगे। बाहर जब निकालेंगे तो इनकी जो पावर होगी क्यूब में भी 1/3 लगेगी। तो हमने 3 क्यूब और 5 क्यूब बाहर निकाल लिए, तो अंदर हमारे पास बचा 1 प्लस 2 क्यूब बचेगा, इस तरीके से प्लस 3 क्यूब बचेगा, डॉट डॉट अदर टर्म्स बचेंगे। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास 1 क्यूब बचेगा, 2 क्यूब बचेगा और अदर टर्म्स भी बचेंगे हमारे पास, की होल पावर 1/3 रहेगी। ठीक है, तो अंश और हर में जो दिए हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिए हैं वो सारे इक्वल हैं, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा उनकी जगह। तो और 3 क्यूब और 5 क्यूब की होल पावर भी 1/3 होगी, क्योंकि हमने 1/3 दिया है, वो दिया हुआ है जो उससे हमने बाहर निकाले हैं। तो 3 क्यूब और 5 क्यूब की भी पावर की होल पावर जो होगी वो 1/3 होगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, आंसर हर तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 3 क्यूब की पावर 1/3, 5 क्यूब की पावर 1/3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ है किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 आदमी कुशल आदमी हैं, शेष अकुशल है। यदि कुशल आदमियों का 5/9 और अकुशल आदमियों का 7/8 स्थायी अस्थायी हों तो कुल आदमियों की संख्या ज्ञात करें, जबकि स्थायी आदमियों की संख्या 292 है। यहाँ पर हमें स्थायी आदमियों की संख्या 292 दी हुई है और हमें यहाँ पर बताया गया है अस्थायी संख्याओं का रेशियो। तो हमने टोटल पर्सन को x मान लिए, 2/3 स्थायी, तो 1/3 हमारे पास 2/3 हमारे पास कुशल हो गए और 1/3 हमारे पास अकुशल हो गए। तो जो कुशल हैं उनका 5/9, 2/3 गुणे 5/9, जो अकुशल है हमारे पास 1/3 है, उनका 7/8 हिस्सा जो होगा वो अस्थायी होगा। तो 1/3 इंटू 7/8 ये जो है हमारे पास नॉन परमानेंट हो गए, हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, अस्थायी सदस्य हो गए कंपनी की। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास परमानेंट निकालने हैं, तो हम इनको अगर टोटल कर्मचारी में x माने ना टोटल पर एम्प्लॉय, तो x में से उनको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 10x/27 प्लस 7x/24। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई 143x/216। अगर हम इसको x में से घटा देंगे तो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 73x/216 इक्वल टू 292। तो x इक्वल टू 864। तो हमारे पास ये मेंबर्स आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं abouttopic9799@gmail.com पर, इंस्टाग्राम ये मेरी आईडी दे रखी है। थैंक यू, जय हिंद। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वर्गमूल घनमूल पर होगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर होगा। थैंक यू।